शादी की पहली ही रात को कविता पाठक को ये एहसास हो गया था कि उसने जिस जिंदगी को अपनाया है वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी बाहर से दिखाई देती है। कमरे में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। हर चीज किसी परफेक्ट शादी की गवाही दे रही थी। लेकिन उस खूबसूरत माहौल के बीच कविता के दिल में अजीब सा डर बैठा हुआ था, जैसे कोई अनदेखा साया उसके आसपास घूम रहा हो। विजय पाठक उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, वही मुस्कान जिसके लिए उसके पिता ने बिना सोचे समझे अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। जैसे कोई राज, कोई गहरा और खतरनाक राज। कविता ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसे पहली बार एहसास हुआ, यह इंसान वैसा नहीं है जैसा सबको दिखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर चीज को नाप तौल कर देखता हो, जैसे उसके लिए इंसान सिर्फ मोहरा हो। और उसी पल दरवाजे के बाहर किसी चीज की गिरने की तेज आवाज आई। कविता चौंक गई। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन विजय बिल्कुल शांत था। उसे जैसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। वह धीरे धीरे उसके करीब आया और बेहद हल्की आवाज में बोला, डरना मत, यहाँ हर चीज मेरे हिसाब से होती है। उसकी आवाज में इतना भरोसा नहीं, बल्कि एक अजीब सा आदेश था, जैसे वह सिर्फ पति नहीं बल्कि इस घर का मालिक ही नहीं, बल्कि हर इंसान का फैसला करने वाला हो। कविता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पहली बार महसूस किया, ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें वो फंस चुकी है और शायद अब निकलना इतना आसान नहीं होगा। उधर शहर के एक कोने में वही गरीब लड़का जिसे कविता ने कभी दिल से चाहा था, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक अजीब सी जिद। उसने धीरे से डायरी बंद की और खुद से कहा, कविता, तुमने जो भी किया मजबूरी में किया होगा, लेकिन मैं सच जानकर ही रहूंगा। उसे क्या पता था कि जिस सच की तलाश में वह निकलेगा, वह सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे राज खोलने वाला है जो कई जिंदगियों को तबाह कर सकता है। और उसी के साथ शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार है, धोखा है, हर मोड़ पर छुपा हुआ एक नया रहस्य, जहाँ कोई भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर विजय पाठक कौन है? सच में एक अच्छा पति या एक ऐसा इंसान जिसकी सच्चाई जानकर कविता की पूरी दुनिया बिखर जाएगी? इधर कविता पाठक की बेटी अनन्या पाठक अपने दोस्त के बताए पते पर, वह अपने दोस्त स्वाति के बताए रास्ते पर चलते हुए उस टूटे-फूटे पुराने घर में दाखिल हुई थी। उसका दिल अंदर से डर रहा था। उसके पापा को कुछ महीने पहले एक मशहूर गुंडे ने मार दिया था। अब वो उसी गुंडे को मरवाना चाहती थी। उसकी दोस्त स्वाति ने उसे इस जगह का पता दिया था, जहाँ उसका काम आसानी से हो सकता था। वह पहली बार अकेले कहीं जा रही थी, वह भी इतनी सुनसान जगह पर, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वे अंदर चली गई, क्योंकि उस जगह को घर से ज्यादा खंडर कहना सही था। जैसे ही वह अंदर गई, एक अजीब सी बदबू उसके दिमाग पर चढ़ गई। उसने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। सामने कुछ लड़कों का झुंड बैठा हुआ था, जिन्होंने अपने इलाके में एक लड़की को देखकर आंखों से इशारा किया। एक पल के लिए वह डगमगा गई, लेकिन फिर संभलकर उनके पास पहुंची। वह ऐसी जगह थी जहां किसी लड़की का तो क्या, किसी चिड़िया का भी जाना मुश्किल था। इसलिए सब उसे हैरानी और अजीब नजरों से देख रहे थे। एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह घबराकर बोली, मुझे 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 तुम्हारे बॉस से मिलना है। वह कहाँ मिलेंगे? वहां बैठे सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह पागल हो। एक दूसरे लड़के ने पूछा, क्यों मिलना है, क्या काम है? उसने कहा, मैं वही बात उन्हें ही बताऊंगी। क्या वह यहाँ है? वो यहाँ आत्मविश्वास के साथ आई थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एक लड़का उसके करीब आकर बोला, तुम हमें बता दो, हम उन्हें बता देंगे। वह तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। वहां सब हंसने लगे। वह और ज्यादा उलझ गई। तभी पीछे का दरवाजा फिर से खुला, जिसे वह अंदर आई थी। सबने मुड़कर देखा। सफेद कुर्ता पजामा और गहरे रंग की शॉल कंधों पर डाले एक लंबा चौड़ा आदमी झुककर उस छोटे दरवाजे से अंदर आया। उसकी दमदार मौजूदगी को देखकर सब चुप हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? उस लड़की को देखकर आदित्य पाठक का दिमाग घूम गया। उसे लगा शायद उसके लोगों ने इस लड़की को गलत काम के लिए उठाया है। उसके आदमी ने तुरंत कहा, बॉस, ये खुद आई है, हम इसे नहीं लाए। बाकी सबने भी सिर हिलाया, क्योंकि वे उसके गुस्से से डरते थे। वह लड़की अब तक उसकी तेज आवाज से डरी हुई बस उसे ही देख रही थी। आदित्य पाठक ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो?
उसने डरते हुए कहा, मुझे किसी को मरवाना है। ये कहते हुए उसने अपने बैग से सोने की चैन और 1000 के कई नोट निकालकर सामने मेज पर रख दिए। ये उसकी सारी जमा पूंजी थी। आदित्य पाठक ने भवें उठाई। कॉलेज की वर्दी में बैठी उस मासूम लड़की को देखकर उसके आदमी हंसी रोकने लगे। जो आदमी एक काम के करोड़ों लेता था, उसके सामने ये लड़की कुछ हजार में हत्या करवाना चाहती थी। उसने दिलचस्पी से पूछा, किसको मरवाना है? लड़की ने नम आंखों से कहा, एक आदित्य नाम का गुंडा है, उसी ने मेरे पापा को मारा है। यह सुनकर आदित्य पाठक हल्का सा मुस्कुराया और उसके आदमी भी हंसी रोकने लगे। उसने ध्यान से उसे देखा और पूछा, क्या तुम उसे जानती हो? लड़की ने जल्दी से सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने फिर पूछा, तो यहाँ कैसे आई? उसने कहा, मेरी दोस्त स्वती ने आपका पता दिया था, वो अपने हाथों की उंगलियां मसल रही थी। आदित्य ने कहा, ठीक है, काम कल तक हो जाएगा, लेकिन इतने पैसों में नहीं होगा। बाकी पैसे मैं खुद आकर लूंगा, दोबारा यहाँ मत आना। उसने जल्दी से कहा, काम पक्का हो जाएगा ना? आदित्य खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला, हाँ हो जाएगा, लेकिन तुम यहाँ दोबारा नहीं आओगी। वह उसके सामने बहुत छोटी और मासूम लग रही थी। उसने सिर हिलाया और बोली, धन्यवाद। उसे ये नहीं पता था कि जिसे मरवाने आई है वही उसके सामने खड़ा है। वह वहां से जाने लगी। तभी आदित्य पाठक ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह वहीं रुक गई। वह उसके कान के पास झुककर बोला, आगे से किसी के कहने पर बिना सोचे समझे कहीं मत जाना। हर जगह हर किसी के लिए नहीं होती, जैसे ये जगह तुम्हारी जैसी मासूम लड़कियों के लिए नहीं है। दुनिया बहुत खराब लोगों से भरी हुई है और ऐसे लोग तुम्हारे जैसे लोगों का इंतजार करते रहते हैं और हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने गंभीरता और सख्ती से उसे समझाया, फिर उसी नरमी से उसका हाथ छोड़ दिया। वह बस एक नज़र उस अजीब लेकिन असरदार इंसान को देखकर बाहर निकल आई। आदित्य पाठक ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपने लोगों की तरफ मुड़कर कहा, ये सब सामान समेट लो, इसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए। और अगर वह लड़की फिर कभी मेरी गैरहाजिरी में यहाँ आए तो नजरें नीचे रखना, उसे सुरक्षित उसके घर तक छोड़कर आना। वो ये सब कहकर वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही सबने हैरानी से एक दूसरे को देखा। उनके बॉस को क्या हो गया था? फिर कंधे उचकाकर सब अपने अपने काम में लग गए। अनन्या ने बाहर आते ही गहरी सांस ली, जैसे वो किसी कैद से छूट गई हो। वहां इतनी घुटन थी, उसे समझ नहीं आ रहा था लोग वहां कैसे रहते होंगे। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए सोच रही थी और जैसे ही वह सड़क पर पहुंची उसे एहसास हुआ कि वह तो अपना पूरा पैसा वहां दे आई है। उसके पास किराया भी नहीं है, यानी अब उसे पैदल ही जाना पड़ेगा। वह परेशान हो गई। इतना लंबा रास्ता अगर वो पैदल चलती तो शाम हो जाती और शायद वह इतना चल भी नहीं पाती। वह खुद से बातें करती, मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करती आगे बढ़ रही थी। तभी एक काली जीप आकर उसके पास रुकी। वह डरकर पीछे हट गई, लेकिन जब उसने जीप में आदित्य पाठक को देखा तो हैरान रह गई और जल्दी जल्दी बोलने लगी, क्या आप और पैसे लेने आ गए? लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है, जो था वह तो मैं दे चुकी। आदित्य ने गंभीर होकर कहा, चुप रहो, मैंने अभी तुमसे कुछ नहीं मांगा है, बेकार मत बोलो। गाड़ी में बैठो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वह घबरा गई और बोली, मैं क्यों बैठूं? और 2 कदम पीछे हट गई। आदित्य ने कहा, इतनी गर्मी है और तुमने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए, अब इंसानियत के नाते तुम्हें घर छोड़ने का कह रहा हूँ, बैठ जाओ। वो बाहर से गंभीर था, लेकिन उसकी डरी हुई हालत देखकर उसके मन में हल्की सी नरमी आ रही थी। एक पल को उसके मन में आया कि उसे बता दे, जिसे वो मरवाना चाहती है वही उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अनन्या बोली, मैं आपके साथ अकेले कैसे जाऊं? वह असल में कहना चाहती थी कि वह उस पर भरोसा कैसे करे। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जैसे तुम बिना सोचे उस टूटे घर में चली गई थी जहां इतने सारे आदमी थे। वैसे ही उसकी बात अनन्या के समझ से ऊपर निकल गई। उसने मासूमियत से कहा, वहां तो इतने लोग थे और आप अकेले हैं। आदित्य ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी समझ पर तरस खा रहा हो और बोला, अगर वे सब मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाते तो कोई बचाने वाला नहीं होता। ये सुनकर वह डर गई और बोली, भगवान ऐसा ना करे। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। आदित्य ने थोड़ा सख्त होकर कहा, बैठ रही हो या यहीं धूप में खड़ी रहोगी? लंबा रास्ता और तेज गर्मी देखकर वह कुछ देर सोचकर धीरे धीरे जीप में बैठ गई। आदित्य ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, पता बताओ। उसने अपना पता बताया और फिर उसकी तरफ देखने लगी। वह सोच रही थी, यह आदमी सच में बहुत अलग है, लेकिन उसकी आधी बातें उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने डरते हुए पूछा, क्या वहां के लोग सच में बहुत बुरे होते हैं? आदित्य ने गाड़ी साइड में रोककर उसकी तरफ देखा और कहा,
यहाँ सब बुरे होते हैं, मतलब सब, मैं भी और शायद कहीं ना कहीं तुम भी। इसलिए दोबारा किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। थोड़ी समझ रखो और हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो। वह तुरंत सिर हिलाने लगी। फिर आदित्य ने उसे उसके घर से थोड़ा पहले ही उतार दिया। वो बिना पीछे देखे तेजी से वहां से चली गई। आदित्य काफी देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। वह समझ गया था कि वह लड़की बहुत भोली है और बिना सोचे काम करती है। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। वह घर पहुंची तो सामने उसकी मम्मी इधर उधर घूम रही थी। नमस्ते मम्मी, उसने धीरे से कहा। नमस्ते अनन्या, इतनी देर क्यों कर दी? उन्होंने चिंता से पूछा। उसने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, आज एक्स्ट्रा क्लास थी इसलिए देर हो गई। वह जानती थी अगर सच बताएगी तो मम्मी बहुत डांटेगी। मम्मी ने कहा, आगे से बता दिया करो, मैं घबरा जाती हूँ। उसने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है मम्मी, आगे से बता दूंगी, आप चिंता मत किया करें। मम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे चिंता ना करूं, पहले तुम्हारे पापा थे, अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। अनन्या ने उनका हाथ चूमकर कहा, सब ठीक हो जाएगा मम्मी, आप चिंता मत करो। मम्मी ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। अनन्या बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा? मम्मी ने कहा था पहले जाकर कपड़े बदलो, मैं खाना लगा देती हूँ। वह अपने कमरे में चली गई। गहरी सांस लेते हुए बोली, आज तो बच गई। फिर कपड़े बदलने लगी। अगले दिन वह कॉलेज पहुंची तो स्वाति उसी का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बोली, शुक्र है तुम आ गई, कब से इंतजार कर रही थी। अनन्या ने सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्या है? स्वाति ने उत्सुकता से पूछा, कल तुम वहां गई थी ना? अनन्या ने धीरे से कहा, हाँ गई थी। स्वाति की आंखों में चमक आ गई और उसने पूछा, फिर क्या हुआ? अनन्या ने कहा, कुछ नहीं, मैं गई, आदित्य पाठक से बात की और वापस आ गई। स्वाति को ये बात समझ नहीं आई और उसने हैरानी से पूछा, बस इतना ही? अनन्या ने मासूमियत से कहा, हाँ बस। स्वाति ने फिर पूछा, उस गुंडे ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? अनन्या ने कहा, नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन वह जगह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। और उसने मुंह बना लिया। स्वाति ने फिर पूछा, उसने तुमसे कुछ कहा? अनन्या ने बात टालते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो ना इन बातों को। अनन्या ने सिर झटकते हुए कहा था। स्वाति ने नाराज होकर उसे देखा था, यानी वह आदित्य पाठक के चुंगल से भी बचकर आ गई थी, जो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा माना जाता था। फिर अनन्या पढ़ाई की बात करने लगी तो मजबूरी में स्वाति को भी बात बदलनी पड़ी। वह कॉलेज से थकी हुई घर जाने के लिए रिक्शे का इंतजार कर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार जीप उसके पास आकर रुकी। जीप के अचानक रुकने से वह डरकर पीछे हट गई। उसने गुस्से में चेहरा घुमाकर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी, उसका सारा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह डर ने ले ली। बैठो, आदित्य पाठक ने उसे आदेश दिया। वह डरते हुए बोली, मैं क्यों बैठूं? उसने सख्त आवाज में कहा, अपना काम करवाना है या नहीं? उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि वह चुपचाप जाकर जीप में बैठ गई। उसके बैठते ही आदित्य ने जीप चला दी। वह डरते हुए बोली, मेरा काम कब तक होगा? उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे उससे इतना डर क्यों लग रहा था। आदित्य ने जीप एक तरफ रोक दी। स्टीयरिंग पर हाथ टिकाते हुए पूछा, पहले ये बताओ, क्या तुम मुझे जानती हो? उसने मासूमियत से कहा, नहीं। ये सुनकर वह हल्का सा हंसा और बोला, मैं आदित्य पाठक हूँ, वही जिसे तुम मरवाना चाहती हो। वह उसके करीब झुका तो अनन्या डरकर सीट से चिपक गई। उसने हकलाते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप मेरा काम नहीं करना चाहते तो मना कर दीजिए। उसने गंभीर होकर कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और चलो मैं तुम्हें मौका देता हूँ, मुझसे शादी करोगी? फिर पूरी जिंदगी जैसे चाहो सजा देना या फिर गोली मारकर खत्म कर देना। उसकी बात सुनकर वह हैरान रह गई। पहले ही बात पर उसे भरोसा नहीं हुआ था, अब उसने ये नया झटका दे दिया था। वह घबरा कर बोली, मुझे घर जाना है, मुझे घर ही जाना है। आदित्य उसके करीब झुकते हुए बोला, पहले जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह कुछ देर तक उसके मासूम चेहरे को देखता रहा, फिर अचानक पीछे हट गया और बोला, अगर सोचने के लिए समय चाहिए तो ले लो, लेकिन जवाब हाँ होना चाहिए। उसने जीप स्टार्ट कर दी। अनन्या कुछ नहीं बोली, बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह सही सलामत घर पहुंच जाए। उसने उसी जगह जीप रोकी और वह बिना उसकी तरफ देखे तेजी से उतरकर चली गई। आदित्य उसकी जल्दी देखकर मुस्कुराया और फिर गाड़ी घुमाकर चला गया। वह घर पहुंची तो उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था
अच्छा हुआ मम्मी पूजा में व्यस्त थी, वरना उसकी हालत देखकर जरूर सवाल करती। उसके पास घर की अतिरिक्त चाबी भी थी। उसने अंदर आकर अपना बैग बिस्तर पर फेंका और पंखा तेज करके लेट गई। वह सोचने लगी, क्या वह सच में आदित्य पाठक था? हे भगवान, मैं उसके ठिकाने पर इतनी आसानी से कैसे चली गई? और अब वो मेरे पीछे भी पड़ गया है। अगर वो मुझे भी मार देता तो? वह आगे सोच भी नहीं पाई और डर गई। आदित्य पाठक एक ऐसा नाम था जिसे वह जितनी नफरत करती थी उतना ही डरती भी थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। वह अपने पापा के हत्यारे को ही पैसे देने चली गई थी और अब उसे अपनी गलती पर शर्म भी आ रही थी। और उसने सोचा, स्वती ने मुझे गलत आदमी के पास भेज दिया। क्या ऐसी होती है दोस्ती? अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो? वह यही सोचकर रुक गई। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया और रोते हुए बोली, पापा, आपको अभी नहीं जाना चाहिए था। रोते रोते ही वह सो गई। शाम को उसकी आंख खुली तो वह उठकर ताजगी महसूस करके बाहर आई। उसकी मम्मी बरामदे में बैठकर टीवी देख रही थी। वह उनके पास जाकर उनसे गले लग गई। मम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, उठ गई? खाना भी नहीं खाया और आते ही सो गई। तबीयत ठीक है? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ मम्मी, बस थक गई थी। मम्मी ने गंभीर होकर कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वह भी गंभीर हो गई और बोली, क्या बात है मम्मी? मम्मी ने कहा, आज तुम्हारी आंटी आई थी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर। मुझे ये रिश्ता अच्छा लगा। लड़का बहुत बड़ा अधिकारी है। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ है, छोटा सा परिवार है और लड़का भी अच्छा है। ये सुनकर वह घबरा गई, बोली, मम्मी मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। मैं अभी पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। मम्मी ने समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पापा अब नहीं है, मैं अकेले कब तक संभालूंगी। थोड़ी जमा पूंजी है, उससे हम सादगी से तुम्हारी शादी कर देंगे। ये सुनकर अनन्या का गला भर आया, क्योंकि वह जानती थी वह पैसे तो पहले ही दे चुकी है। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन मम्मी ने रोक दिया और बोली, बेटा मना मत करना। तुम्हें पता है दुनिया कैसी है, मैं कब तक अकेले सब देखूंगी। बस तुम्हारी शादी हो जाए, फिर मैं अपने भाई के पास कनाडा चली जाऊंगी। अनन्या को अदिति की बात याद आ गई। वह इतना खतरनाक आदमी था कि उसके पापा को मार सकता था तो उसके साथ भी तो कुछ भी कर सकता था। उसने सोचा, अगर ये शादी हो जाए तो शायद वह उससे दूर हो जाएगा। उसने धीरे से कहा, ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। मम्मी खुश हो गई और उसके गाल पर प्यार किया। वह उनके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई, लेकिन उसका दिल बहुत घबरा रहा था। अगले दिन वह कॉलेज नहीं गई क्योंकि मेहमान आने वाले थे। वह सुबह से मम्मी के साथ तैयारी कर रही थी। मम्मी ने कहा, अब तुम जाकर तैयार हो जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। वह कमरे में गई तो उसका मोबाइल बज रहा था। अनजान नंबर देखकर वह सोच में पड़ गई, उठाए या नहीं। फिर उसने कॉल उठा ली और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, आज तुम्हें देखने कोई आ रहा है। आवाज सुनते ही वह समझ गई कि यह आदित्य पाठक है। उसने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? उसने कहा, मैं आदित्य पाठक हूँ। एक बार जिस पर नजर रखूं उसकी हर बात पता हो जाती है। अब बताओ, इस रिश्ते को मना कर रही हो या नहीं? उसने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, और तुरंत फोन काटकर मोबाइल बंद कर दिया। उसके पास कोई और नहीं था जिसे वो ये सब कह सके। वह खुद इस परेशानी में फंसी थी, उसे ही इससे अब निकलना था। उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना जिस पर हल्की कढ़ाई थी, हल्का सा मेकअप किया। वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखने के लिए लड़के की माँ आई थी आंटी के साथ। वह बहुत अच्छी और सादगी भरी महिला थी और अनन्या को भी बहुत अच्छी लगी। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू यही बने। उन्होंने अनन्या के माथे को चूमते हुए कहा। अनन्या ने सिर झुका लिया। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगी। बाकी मैं अपने पति से बात करके बताऊंगी। उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है, आप जितना समय चाहे ले लीजिए, लेकिन अनन्या हमारी बेटी बनेगी। आप भी जल्दी हमारे घर आइएगा, अभय सिंह से भी मिल लीजिएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या की मम्मी ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जी जरूर आऊंगी। अनन्या चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मेरा अभय सिंह बहुत अच्छा बेटा है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा बेटा है, बल्कि वो सच में बहुत अच्छा इंसान है और मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ वो अनन्या को बहुत खुश रखेगा। अभी उसकी नौकरी दूसरे शहर में है, नहीं तो मैं उसे भी साथ लेकर आती। बेटे का जिक्र करते हुए उनके चेहरे पर प्यार साफ दिख रहा था। कुछ देर और बातें करके वे लोग चले गए। अनन्या अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी मम्मी भी उसके पीछे आ गई। क्या हुआ मम्मी? वह बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। बेटा, मैं तुम्हारी राय जानने आई हूँ। मम्मी उसके पास बैठ गई। मम्मी, आप जो भी ठीक समझे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
उसने हामी भर दी। मम्मी ने मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे वो लोग अच्छे लगे, बाकी सब मिलकर ही तय होगा। मैं तुम्हारी आंटी से बात करूंगी। अगर सब ठीक रहा तो हाँ कर देंगे। ठीक है मम्मी। वह उनके गले लग गई। मम्मी कुछ देर उसके पास बैठी रही, फिर चली गई। उनके जाने के बाद अनन्या को फिर आदित्य पाठक का फोन आ गया। उसने अपने मोबाइल की तरफ देखा, जो सुबह से ही बंद था, लेकिन उसने उसे चालू करने के बजाय ऐसे ही बंद रहने दिया और कपड़े बदलने चली गई। फिर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी तय हो गया। अभय सिंह के साथ उसका रिश्ता पक्का होने के बाद सबने मिलकर तय किया, सगाई की जगह सीधे शादी कर दी जाए और कुछ समय के बाद विदाई होगी, जिस पर सभी राजी भी हो गए। जब अभय सिंह छुट्टी पर आया, तब दोनों की सादगी से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर दी गई। अनन्या को लगा था कि शादी के बाद आदित्य पाठक उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन वह गलत थी। शादी के बाद वो पहली बार कॉलेज जा रही थी। वापसी में वो पैदल चल रही थी, क्योंकि उसे कोई रिक्शा नहीं मिला था। तभी फिर वही जीप उसके पास आकर रुकी। वह डरकर पीछे हट गई। क्या बात है आपके साथ? बार बार क्यों आते हैं आप? वह गुस्से में बोली। आदित्य उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखकर मुस्कुराया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह सफेद कॉलेज यूनिफॉर्म में, बालों की पोनी बनाए, सिर पर दुपट्टा लिए बहुत प्यारी लग रही थी। बैठो, उसने इशारा किया। मैं नहीं बैठूंगी, जो कहना है यही कहिए। इस बार वह डटकर खड़ी रही। आदित्य ने आंखें सिकुड़कर कहा, शादी कर ली है तो थोड़ा ज्यादा हिम्मत आ गई है तुम्हें। उसकी बात सुनकर अनन्या का गला सूख गया। यानी उसे शादी के बारे में भी पता था। आप मेरे कुछ नहीं लगते, और उस दिन मुझसे गलती हो गई थी जो मैं वहां चली गई थी, इसलिए आज के बाद मेरे रास्ते में मत आइए, उसने साफ शब्दों में कहा। आदित्य जीप से उतरकर उसके सामने आ गया। क्या समझती हो तुम? शादी करके मुझसे बच जाओगी? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। उसने उसकी नाजुक कलाई पकड़ ली। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने घबराकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अभी तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे तुम्हारे पति को मरवा सकता हूँ। वह उसके करीब झुककर धीरे से बोला। अनन्या ने उसे धक्का देते हुए कहा, पीछे हटिए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। वह हंस पड़ा। ठीक है, मचा लो शोर, मैं भी सबको बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, उसने उसके गाल को छूते हुए कहा। अनन्या ने उसका हाथ झटक दिया। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया। वो पीछे हट गई। आदित्य बोला, ठीक है, तुम्हें नहीं छूता, फिर तुम्हारे पति को छू लूंगा। वह अपनी जीप की तरफ बढ़ा। आप उन्हें कुछ नहीं कर सकते, वह तुरंत बोली। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसने उसकी तरफ देखकर कहा। उसकी आंखों में अजीब सा खिंचाव था, जिसे अनन्या ने तुरंत नजरें हटा ली। मैं तुम्हारे जैसे गुंडे के साथ कोई रिश्ता सोच भी नहीं सकती, समझे? वह अब आपसे तुम पर आ गई थी। आदित्य हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरी जान, ये सोचने में तुम्हें बहुत देर हो गई है। वह तंज कस रहा था। अनन्या ने गुस्से और दर्द में कहा, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। क्या ये काफी नहीं है? इसलिए भगवान के लिए मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम मुझे कभी नहीं पा सकते, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मेरे पापा के हत्यारे हो। वह उसकी बातों से तंग आकर बोल पड़ी थी। अनन्या ने अपने अंदर का सारा गुस्सा निकालते हुए चिल्लाकर कहा था। आदित्य पाठक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया और बोला, प्यार? दिलचस्प। फिर वो जीप में बैठते हुए बोला, ठीक है, तुम अपने प्यार को बचाओ और मैं अपने प्यार को। अनन्या ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। बेस्ट ऑफ लक क्यूटी। वह आंख मारते हुए जीप घुमाकर चला गया। अनन्या काफी देर तक वहीं खड़ी रही, गुस्से और डर में डूबी हुई उसकी बातें सोचती रही। ये बदतमीज इंसान कब मेरा पीछा छोड़ेगा? अगर इसने अभय सिंह को कुछ कर दिया तो? उसकी धमकी याद आते ही वो घबरा गई। है भगवान, मुझ पर कृपा करना, अभय सिंह की रक्षा करना। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी। वह उसका पति था, लेकिन वह उसे जानती तक नहीं थी, क्योंकि उसकी शादी हुई थी लेकिन विदाई नहीं हुई थी, और शादी के समय भी उसने घूंघट में अपने पति को ठीक से देखा भी नहीं था। जब सिंदूर भरा गया था, तब भी उसके चेहरे पर कपड़ा था। ये सब रस्मों के कारण था कि विदाई से पहले वह अपने पति का चेहरा भी नहीं देखेगी। उसे उससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब उसके पति की जान पर खतरा आया, तो वो मजबूर होकर उसे फोन करने के बारे में सोचने लगी। पूरे रास्ते वो इसी बारे में सोचती रही, और आखिर उसने तय कर लिया कि वो क्या करेगी। रात को जब उसकी मम्मी खाना बना रही थी, वह उनके कमरे में गई और उनका मोबाइल उठाकर अभय सिंह का नंबर ढूंढने लगी। थोड़ी मेहनत के बाद उसे नंबर मिल गया। उसने जल्दी से वह नंबर अपने फोन में सेव कर लिया और बाहर आ गई। रात को जब वो सोने गई, तो काफी देर तक फोन हाथ में लिए बैठी रही। वह बार बार नंबर खोलती,
लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पता नहीं वो क्या सोचेंगे। एक लड़की खुद उसे कॉल कर रही है। फिर उसने खुद को समझाया, लेकिन मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं कॉल कर सकती हूँ। आखिर उसने हिम्मत करके कॉल कर दी, जो कुछ ही देर में उठ गई। हेलो, सीबीआई अभय सिंह इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से उसकी भारी आवाज आई तो अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। जी, मैं अनन्या बोल रही हूँ, उसने आंखें बंद करके हिम्मत जुटाते हुए कहा। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। अनन्या घबराकर अपने होंठ काटने लगी। फिर वो बोला, अनन्या बोलो। उसकी आवाज अब बहुत नरम थी, जिससे अनन्या को थोड़ा हौसला मिला। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। उसकी आवाज में अपनापन था। अनन्या को उसकी आवाज अच्छी लगी। अब वो पहले जितनी घबराई हुई नहीं थी। अभय, मुझे आपको बताना था कि आदित्य पाठक आपको मारना चाहता है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। क्या? दूसरी तरफ से हैरानी भरी आवाज आई। तुम आदित्य पाठक को कैसे जानती हो? तुम्हें पता है वह कितना बड़ा अपराधी है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। अनन्या बोली, मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे बारे में गलत मत सोचिएगा। वह उठकर बैठ गई। मैं तुम्हारे बारे में गलत क्यों सोचूंगा, तुम बताओ। उसकी आवाज फिर से नरम हो गई। तब अनन्या ने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। कैसे उसके पापा की हत्या आदित्य पाठक ने की थी, कैसे वह उसके पास गई थी, अब वो उसे धमका रहा था। उसकी बात खत्म होने के बाद कुछ देर तक वह चुप रहा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वह आपको मारने की धमकी दे रहा है, प्लीज आप घर से बाहर मत जाइए, उसने मासूमियत से कहा। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा तो काम कौन करेगा? फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, तुम चिंता मत करो, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अनन्या फिर बोली, लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखिए। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, इसे क्या समझूं? अनन्या थोड़ी झिझकी। मैं सीरियस हूँ। वह हंसकर बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। फिर उसने मजाक में पूछा, क्या इसे प्यार समझूं? अनन्या एक पल के लिए चुप रह गई। ये एहसास उसके लिए नया था। वह खुद नहीं समझ पा रही थी वो क्या कहे। फिर उसने धीरे से कहा, ये प्यार नहीं है, ये एक पत्नी के अपने पति के लिए चिंता है। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम्हारा पति अपनी जान की रक्षा करेगा। ये सुनकर अनन्या भी हल्का सा मुस्कुरा दी और उस रात दोनों ने काफी देर तक बात की। अगले कुछ दिनों तक आदित्य पाठक की तरफ से कोई खबर नहीं आई। जब वो कॉलेज गई तो उसने सबसे पहले स्वाति का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले गई जहाँ कोई नहीं था। स्वाति, तुमने उस दिन मुझे एक गुंडे के पास भेजा था, वह गुस्से में बोली। स्वाति ने अनजान बनते हुए पूछा, कौन सा गुंडा? अनन्या ने गुस्से से कहा, ये तुम बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी दोस्त को फंसाते हुए तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे सीधे आदित्य पाठक के पास भेज दिया। पहले वह चिल्लाई, फिर दुखी होकर बोली। स्वाति ने बेपरवाही से कहा, हाँ मैंने झूठ बोला, अब क्या कर लोगी? अनन्या को ये उम्मीद नहीं थी वह इतनी आसानी से मान जाएगी। उसे लगा था वो माफी मांगेगी या कहेगी कि उसने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उसने तो तुरंत मान लिया था। क्यों किया तुमने ये सब? अनन्या ने भरोसा ना करते हुए पूछा था। स्वाति ने ठंडी आवाज में कहा, तुम जानती हो अनन्या, तुम हमेशा सबका ध्यान खींचने वाली रही हो। जहाँ तुम होती वहाँ कोई और दिखता ही नहीं। हर कोई बस तुम्हारी ही तारीफ करता है। अनन्या सुंदर है, अनन्या टॉपर है, अनन्या में ये खूबी है, अनन्या में वो खूबी है। मैं थक गई थी ये सब सुनकर। पहले मैं सच में तुम्हारी अच्छी दोस्त थी, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते मैं खुद को छोटा महसूस करने लगी थी। फिर तुम्हारे पापा की मौत हो गई, सबकी सहानुभूति भी तुम्हें मिलने लगी। ये सब मुझे और बुरा लगा। कोई किसी और को इतना महत्व कैसे दे सकता है? इसलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा ताकि तुम हमेशा के लिए टूट जाओ और कभी सिर उठाकर ना चल सको। वहां के लोग तुम्हारे साथ कुछ भी करते तो जिस लड़की पर सबको गर्व है वही बदनाम हो जाती। वह अपनी नफरत में बहुत कुछ बोलती चली गई। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। ये लड़की बचपन की दोस्त थी, वह बस इतना ही कह पाई। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी, और अपने आंसू रोकते हुए वहां से भाग गई। स्वाति ने लापरवाही से सिर झटका। उस रात के बाद अभय सिंह अनन्या के बीच समझ बहुत अच्छी हो गई थी। अब वो घंटों घंटों फोन पर बातें करते, संदेश भेजते। उनकी सुबह भी एक दूसरे से बात करते शुरू होती और रात भी उसी पर खत्म हो जाती। अभी तक उन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, लेकिन एक जुड़ाव बन चुका था। एक दिन वो बैठी थी जब उसकी मम्मी उसके पास आई। अनन्या, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वह उसके पास बैठ गई। जी मम्मी, उसने अपने पैर समेटते हुए कहा। तुम्हारे ससुराल वाले चाहते हैं कि अब तुम्हारी विदाई कर दी जाए। तुम क्या चाहती हो?
उन्होंने पूछा। अनन्या को अभय सिंह की बातें याद आई और वे हल्का सा मुस्कुरा दी। मम्मी, जैसा आप ठीक समझे, उसने शांत होकर कहा। मम्मी खुश हो गई। ठीक है, मैं उन्हें तारीख बता देती हूँ। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। मम्मी चली गई, लेकिन अनन्या काफी देर तक अभय सिंह को याद करके मुस्कुराती रही। फिर सब बहुत जल्दी हुआ। उसकी विदाई तय हो गई। तभी उसके फोन पर कॉल आई, जिसे देखकर वह समझ गई कौन है। उसने गुस्से में कॉल उठाई। हेलो मेरी जान, कैसी हो? आदित्य पाठक की आवाज सुनकर उसके माथे पर लकीरें पड़ गई। तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों पीछे नहीं हटते? वह गुस्से में बोली। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरी हो जाओ, मैं आज ही तुम्हारा हो जाऊंगा। उसने साफ मना कर दिया। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। कृपया मेरे रास्ते से हट जाओ। आदित्य बोला। अगर मैं हट जाऊं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा, जो मैंने तुम्हें दिया है वही रख लो। वह हंस पड़ा। वह सब कुछ नहीं है, खुद को दोगी तो बात बनेगी। यह सुनकर अनन्या ने गुस्से में फोन काट दिया। कैसा घटिया इंसान है। उसने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अभय सिंह से शादी कर ली। आज उसकी विदाई थी। वह दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। एक ऐसे इंसान के साथ जाने वाली थी जिसे वो थोड़ा बहुत जानने लगी थी, लेकिन आज तक देखा भी नहीं था। वह सिर झुकाए बैठी थी। तभी दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। उसके कदमों की आवाज पास आई। नमस्ते, वो पास बैठते हुए बोला। उसकी आवाज सुनकर अनन्या को लगा जैसे उसने ये आवाज पहले भी सुनी है। उसने धीरे से चेहरा उठाया और वहीं ठिठक गई। उसने सामने काले रंग की शेरवानी पहने, सजे हुए बाल और हल्की दाढ़ी में वही आदमी बैठा था, आदित्य पाठक। उसके मुंह से मुश्किल से निकला। वो मुस्कुराया। कैसा लगा ये सरप्राइज? अनन्या घबराकर बोली। अभय सिंह कहाँ है? उसे लगा शायद उसने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है। वह हंसकर बोला, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें पालूंगा, और देखो आज तुम मेरी हो। अनन्या घबराकर बोली, तुम हो कौन? उसने कहा, अगर असली नाम जानना है तो अभय सिंह नाम है मेरा। मैं सीबीआई इंस्पेक्टर हूँ। ये सुनकर अनन्या की आंखें और फैल गई। आप झूठ बोल रहे हैं, उसने कहा। वह बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? 2 महीने पहले तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी। वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने समझाते हुए कहा, अनन्या, मैं सीबीआई इंस्पेक्टर हूँ और एक मिशन पर यहाँ गुंडे का रूप लेकर आया था। मैं यहाँ गलत काम करने वालों को पकड़ने आया था और उसी दौरान तुम्हारे पापा मारे गए, क्योंकि वह भी गलत कामों में शामिल थे। ये सुनकर अनन्या की आंखें फैल गई। वह तुरंत बोली, मेरे पापा ऐसे नहीं थे। वह तुरंत बोल पड़ी थी, मेरे पापा ऐसे नहीं थे। आदित्य पाठक ने शांत होकर कहा, मेरे पास सबूत है, मैं सुबह तुम्हें दिखलाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस समय को खराब नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उसने अनन्या का हाथ थाम लिया। अनन्या जिद पर अड़ी थी, लेकिन मुझे सब जानना है। तब आदित्य ने उसे पूरी सच्चाई बताई। अनन्या के पापा एक पुलिस वाले थे, लेकिन वो बहुत भ्रष्ट इंसान बन चुके थे। कई गरीब लोगों का काम उन्होंने पैसों के लिए रोक दिया था। जब आदित्य पाठक इस इलाके में अपने मिशन के लिए आया तो उसने उन पर नजर रखी और सबूत इकट्ठा किए। जब उनके खिलाफ पक्के सबूत मिल गए तो टीम ने मिलकर उन्हें खत्म कर दिया। ये सुनकर अनन्या चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में उसके पापा ऐसे थे? क्या वह इतने साल धोखे में जीती रही थी? आदित्य ने उसके हाथ थामे। वह रोते हुए उसके कंधे से लग गई और बोली, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। आपको ये सब मुझे नहीं बताना चाहिए था। मैं चाह कर भी उनसे नफरत नहीं कर सकती। मैं दुनिया के लिए बुरे होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक पुलिस वाला गलत हो सकता है, लेकिन एक पिता गलत नहीं हो सकता। इसलिए मैं उनसे कभी नफरत नहीं कर पाऊंगी। वह उसके कंधे से लगी रोती रही। आदित्य ने उसका चेहरा उठाकर उसके आंसू पोंछे और बोला, मैंने कब कहा कि तुम उनसे नफरत करो? ये उनके और उनके भगवान के बीच की बात है। तुम बस उनके लिए प्रार्थना करो। उसने सिर हिलाया और अपने आंसू खुद पोंछ लिए। थोड़ी देर के बाद उसने फिर पूछा, आप सच में अभय सिंह हैं? आदित्य ने सिर पकड़ लिया और बोला, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? उसके अंदाज पर अनन्या हल्का सा हंस पड़ी, लेकिन फिर परेशान होकर बोली, मैं क्या करूं? मैं प्यार अभय सिंह से करती हूँ और जो मेरे सामने बैठा है वह आदित्य पाठक है। मैं आपको अभय सिंह मान ही नहीं पा रही, इसलिए मैं आपको आदित्य ही कहूंगी। उसकी बात सुनकर आदित्य हंस पड़ा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा आदित्य ही सही और हमेशा रहूंगा। उसने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से चूम लिया। अनन्या अभय सिंह से शादी करके खुश थी, लेकिन आदित्य भी उसे अब बुरा नहीं लग रहा था। आदित्य ने उसके कानों के झुमके उतारते हुए मुस्कुराकर कहा, किसने कहा था इतने भारी झुमके पहनने को?
अनन्या ने मुंह बनाकर कहा, मेरी शादी थी, वो भी मेरी एक ही शादी। इतना तो बनता ही है, मुझे क्या पता था मेरी शादी आप जैसे गुंडे से हो जाएगी। आदित्य ने तुरंत कहा, मैं गुंडा नहीं हूँ। लेकिन अनन्या ने चिढ़ाते हुए कहा, मैं तो आपको गुंडा ही कहूंगी। हमेशा रास्ते में रोककर परेशान करते थे। वह उसे छेड़ते हुए बोल रही थी। आदित्य उसकी बाकी ज्वेलरी उतारते हुए बोला, देख लो, ये गुंडा भारी पड़ सकता है। उसने उसका हार उतारकर उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरी तो अनन्या सिहर उठी और बोली, आदित्य प्लीज। लेकिन आदित्य ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे उसे अपने प्यार में डुबोने लगा। अनन्या की सारी झिझक उसके सामने खत्म हो गई। उसके लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन वह अब उसे मान भी चुकी थी। अब उसकी मंजिल सिर्फ आदित्य पाठक ही था। अपने पिता की सच्चाई जानकर वो बहुत परेशान थी। जब उसे ये पता चला तो बहुत अफसोस हुआ था। अनन्या पाठक के पिता की ये कहानी 30 साल पहले शुरू हुई थी, जब विजय पाठक कॉलेज में था। विजय पाठक अपने माँ बाप की इकलौती संतान था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। बचपन से उसे इतना दुलार और प्यार मिला कि उसे कभी ना सुनने की आदत ही नहीं पड़ी। जो मांगा वो मिला, जो किया उस पर पर्दा डाल दिया गया। धीरे धीरे यही बेइंतहा लाड प्यार उसे जिद्दी, लापरवाह और अपनी मर्जी का मालिक बना दिया। उसके पिता कपड़ों का व्यापार करते थे। पैसा खूब था, लेकिन बेटे की परवरिश में सख्ती की जगह नरमी ज्यादा रही। पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक बड़ा अफसर बने, नाम कमाए। लेकिन विजय का मन पढ़ाई में लगा ही नहीं। स्कूल में वो पढ़ाई से ज्यादा लड़कियों के पीछे घूमने, उनसे दोस्ती बढ़ाने और दिखावे में समय बिताने लगा। उसे ये आदत इतनी जल्दी लग गई, ये उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई। पिता ने बहुत कोशिश की वह सुधर जाए, अच्छे दोस्तों के साथ रहे, लेकिन बुरी आदतें इतनी गहरी हो चुकी थी, वो बदलना नहीं चाहता था। आखिरकार पिता ने अपने पैसे और जान पहचान के दम पर उसकी नौकरी लगवा दी, ये सोचकर कि जिम्मेदारी आएगी तो बेटा समझ जाएगा। लेकिन यही फैसला सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि जिस इंसान में खुद जिम्मेदारी लेने की समझ नहीं होती, उसे जबरदस्ती जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो उसे भी बर्बाद कर देता है। नौकरी लगते ही उसकी शादी कविता पाठक से कर दी गई, जो एक सीबीआई अधिकारी की बेटी थी। संस्कारी, समझदार, सच्चे मूल्य वाली लड़की। घर के अंदर विजय एकदम अलग इंसान नजर आता था। शांत, सामान्य, पत्नी से प्यार करने वाला, जिम्मेदार पति जैसा दिखने वाला। लेकिन घर के बाहर उसकी असलियत बिल्कुल अलग थी। ड्यूटी के दौरान वह अपने पद का गलत इस्तेमाल करता, महिलाओं से गलत तरीके से पेश आता, उन पर बुरी नजर रखता, छोटी छोटी बातों में भी उनसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करता, पैसे खर्च करके उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता। अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसे परेशान करने से भी पीछे नहीं हटता। पुलिस विभाग में उसकी ये हरकतें धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। कई महिला कर्मचारी उससे दूरी बनाने लगी। लोग उसके बारे में बातें करने लगे, लेकिन वह इन सबको अपनी ताकत समझकर और ज्यादा बिगड़ता गया। उसे लगता था कि पैसा और पद उसे हर गलती से बचा लेंगे, लेकिन यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बट गई थी। घर में वो एक अच्छा इंसान बनने का दिखावा करता और बाहर वह अपने असली रूप में रहता, जहाँ ना कोई नियम था, ना कोई शर्म, ना कोई डर। यही दोहरी जिंदगी उसे अंदर से खोखला करती गई। धीरे धीरे वह गलत लोगों के संपर्क में आया, भ्रष्ट कामों में शामिल होने लगा। एक दिन उसकी यही गलत राह उसे वहां ले गई जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। जिन लोगों के साथ उसने समझौते किए थे, उन्हीं के बीच वो फंस गया। उसकी जिंदगी खत्म हो गई। पीछे रह गई उसकी पत्नी कविता और उसकी मासूम बेटी अनन्या, जो अपने पिता से बेहद प्यार करती थी, लेकिन कभी समझ ही नहीं पाई कि उसका पिता असल में कैसा इंसान था। विजय अपनी बेटी से सच्चा प्यार करता था, उसके लिए वह सब कुछ करना चाहता था, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सिर्फ प्यार से इंसान अच्छा नहीं बनता, उसके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, जरूरत से ज्यादा लाड प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। और जब माता पिता अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बच्चे की योग्यता और स्वभाव को नजरअंदाज करके उसे पैसे के बल पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वह सिर्फ एक इंसान ही नहीं, कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। घर में अच्छा दिखाना आसान है, लेकिन असली इंसान वही होता है जो बाहर भी वैसा ही हो। विजय पाठक इस कसौटी पर पूरी तरह असफल रहा। उसकी कहानी यही सिखाती है, गलत आदतें, गलत सोच, गलत रास्ता चाहे कितनी भी समय तक छिपा रहे, एक दिन उसका अंजाम सामने आ ही जाता है और तब छिपाने के अलावा कुछ नहीं बचता। यही था अनन्या पाठक के पिता विजय पाठक की कहानी का अंत। एक ऐसा अंत जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं,
उसके कर्मों से होती है। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।